यह जापानीज धर्म में सिखाया जाने वाला ध्यान है जो वहां की समुराई संप्रदाय किया करते थे, जिसे झाजन ध्यान विधि कहा जाता है। यह इस प्रकार का ध्यान है जो हम में दो प्रकार की व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है। एक है शांत बुद्ध की तरह और दूसरी योद्धा पर्सनैलिटी। इसी कारणवश हम निद्रा से जग जाते हैं और विज्ञान इसे मोटर एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप कहती है, जिसमें विज्ञान स्वीकार करता है कि सोचना सिर्फ दिमाग का नहीं पर पूरे शरीर का काम है। यह सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को शांत करता है और एक कालम स्टेट में चला जाता है। कुछ पल के लिए हृदय की धड़कन शांत, खून का प्रवाह धीमा और श्वास को धीमा कर देता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिमाग की उम्दा स्थान पर पहुंच जाता है, तब वह खुद को किसी भी तरह अंदरूनी रूप से बदल सकता है। इस परिस्थिति को योग शास्त्रों ने स्वप्न ध्यान अवस्था कहा है, कि जिसमें व्यक्ति खुद को अंदरूनी रूप से किसी भी तरह बदल सकता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस जिसे ल्यूसिड ड्रीम अवस्था कहते हैं, ल्यूसिड ड्रीम स्टेट यानी कि स्वप्न की एक ऐसी अवस्था जिसमें हम जागरूक होकर स्वप्न की स्थिति को समझ सकते हैं और अपने हिसाब से उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि रात को 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है। असल में वह नींद खुलती नहीं है, परंतु नींद पूरी होने का समय होता है। शास्त्रों ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा है, जब व्यक्ति का मस्तिष्क आनंद रस से भर जाता है। इंसानी शरीर में दो प्रकार के ऊर्जा उद्गमन होते हैं। एक ऊपर की ऊर्जा, जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है या फिर ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है, तब हमारे मन के विचार और हमारे अनुभव कुछ अलग प्रकार के हो सकते हैं। और दिमाग के बीच वाले हिस्से में दो ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। ये दोनों खून का स्राव बढ़ने के कारण सक्रिय हो जाते हैं और इसी कारण हमें शीर्षासन करने के तुरंत बाद शांत, एकाग्र और स्पष्ट अनुभव होता है। एक योद्धा की तरह मानसिकता हासिल करने के लिए पहले समझना होगा कि डर क्या है। डर हर किसी व्यक्ति के जीवन में भूतकालीन जीवन की वजह से जुड़ा होता है, जैसे भूतकाल में मिली असफलता या फिर ऐसी कोई घटना। जब यह घटना हमारे मस्तिष्क में एक जड़ बना लेती है और जब भी वर्तमान समय में ऐसा कोई कार्य करने पर हम प्रभावित होते हैं जो खुद को एक चुनौती देने के समान हो, तब वह मस्तिष्क में बसा भूतकालीन जड़ ट्रिगर होता है और हमारे आत्मविश्वास में कमी लाता है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और तुरंत पुरानी घटना को सामने लाता है, जिसे डर कहा जाता है। योग विज्ञान के अनुसार डर एक परत है जिसके नीचे हर व्यक्ति में एक योद्धा का स्वभाव छुपा होता है। इस योद्धा के स्वभाव को बाहर निकालने के लिए हर व्यक्ति को इस डर से मुक्त होना और इसे नष्ट करना सीखना पड़ता है। योग विज्ञान के अनुसार इसे नष्ट करने की कुछ विधियां होती हैं, जिन्हें यौगिक भाषा में समस्कार कहा जाता है। आधुनिक न्यूरोविज्ञान की भाषा में इसे चिंता, अवसाद और मानसिक अस्थिरता कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को खुद पता नहीं होता कि उसका डर और चिंता करने का मूलभूत कारण क्या है। निडरता एक मानसिक स्थिति है जो एक योद्धा की तरह कमाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक डर सिर्फ एक स्वभाव है जिसे हमारा अहंकार स्वीकार कर लेता है और उसे हर कदम पर अपने आप में समाविष्ट कर लेता है। जैसे कई व्यक्ति को आपने देखा होगा, हर कोई छोटी छोटी बातों पर वह डरते रहते हैं। जब कोई उस व्यक्ति को डरने के पीछे के कारण पूछता है, तो वह व्यक्ति अहंकार के कारण उस डर को सुरक्षा का नाम देकर या फिर उसे अपने जीवन में असंभव बताकर तर्क करता है। बस यही चीज को अहंकार कहते हैं, जो अहंकार डर को निकालकर निडरता स्वीकार करना नहीं चाहता। न्यूरोविज्ञान ने इसे दो तरह के डर से तोला है। पहला है सहज ज्ञान युक्त डर, जिसमें व्यक्ति के विचार तर्क बुद्धि से चलते हैं और खुद की सुरक्षा के लिए निर्देश देते हैं, जैसे कि बड़ी ऊंचाई से गिर जाना या फिर किसी दुर्घटना से खुद को बचाना। दूसरा डर है मनोवैज्ञानिक डर, जिसे अहंकार द्वारा उत्पन्न किए गए एक जाल भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने मन के जाल को एक सच मान लेता है। मन की कल्पना जो अहंकार द्वारा उत्पन्न की गई हो, उसे स्वीकार कर लेता है और उसी डर में अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, जिसे विज्ञान की भाषा में अलग अलग प्रकार के फोबिया भी कहते हैं। उदासीनता और दुख भावना को हटाने के लिए जैसे हमें पूरी तरह उस उदासीनता को अनुभव करना पड़ता है और उसी में पूरी तरह डूब जाना पड़ता है, और यही सबसे सहज तरीका है उदासीनता को मस्तिष्क से हटाने का। उसी तरह मन में से अगर किसी भी डर को निकालना हो, तो यही तरीका है कि उस डर को गले लगाओ।
डर कुछ ही समय में मस्तिष्क से गायब हो जाएगा और मन में एक प्रोत्साहित भावना जाग जाएगी। अब पहला प्रयोग है लक्ष्य बनाना। अपने जिंदगी के अंतिम दिन को किस तरह और कैसा देखना चाहते हो, उसकी एक कल्पना करें। अब मन को प्रश्न करें कि उस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से कर्म करने पड़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मन द्वारा निर्मित विचारों में से हम जटिल और मुश्किल रास्ते ही चुनें। हमारा मन अभी की हाल की परिस्थितियों से उस परिस्थितियों तक एक रास्ते का निर्माण करेगा और स्टेप बाय स्टेप कुछ समाधान और रास्ते प्रदान करेगा, जैसे कि एक रिवर्स जर्नी, जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्ट कहते हैं। खुद से प्रश्न पूछना एक तरह से खुद के मन की गहराई में डूबने के बराबर होता है। उद्देश्य के बिना जीना वह इस प्रकार का जीवन है जैसे कि एक मुर्दा शरीर के साथ जीना। जैसे कृष्णा गीता में कहते हैं, कर्म के कुछ प्रकार होते हैं, एक होता है साधारण कर्म और दूसरा होता है विशेष कर्म। साधारण कर्म मन की एक कंफर्ट जोन की अवस्था है। विशेष कर्म साधारण अवस्था से परे की मनोस्थिति होती है कि जिसमें व्यक्ति खुद के सामने खुद की विशेष कर्म करने की क्षमता को साबित करता है। कई लोग ने अनुभव किया होगा कि जब हम ऐसे कुछ कर्म कर जाते हैं कि साधारण व्यक्ति के क्षमता के बाहर की चीज होती है, तब एक अंदरूनी आत्मविश्वास हम में जागता है जो हमें हमारा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रॉकेट स्पीड की तरह काम करता है। इंसानी शरीर में दो प्रकार के ऊर्जा उद्गमन होते हैं। एक ऊपर की ऊर्जा, जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है या फिर ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है, तब हमारे मन के विचार और हमारे अनुभव कुछ अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक आत्मविश्वास खुद में जगाना, शारीरिक और मानसिक प्रबलता महसूस होना, कुछ ऐसा अनुभव होना कि जैसे इस जगत का कोई भी कार्य हमारे लिए आसान बन जाए और शरीर और मन एक उच्च स्तर पर काम करने लगे। यह ऐसी अवस्था होती है जो हर किसी व्यक्ति को पसंद आती है। इसके विपरीत जब ऊर्जा नीचे की ओर स्थानांतरित होती है, तब मस्तिष्क में एक धुंधलापन महसूस होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन फॉग कहते हैं। आसान से आसान काम भी इतने मुश्किल लगने लगते हैं, बार बार हिम्मत हारने की अनुभूति होती है और भ्रमित भाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति हर कदम पर आत्मविश्वास की कमी और एक प्रबल निर्बलता महसूस करता है। अब यह दोनों अवस्थाएं हर किसी में हर दिन उद्भव होना एक आम बात है, पर दिनचर्या के दौरान ऊपर की ऊर्जा का अनुभव एक अच्छा अनुभव देता है। पर जब दिनचर्या के दौरान नीचे के स्तर की ऊर्जा का अनुभव करना पड़े, तब वह समय हर किसी व्यक्ति के लिए मुश्किलों से भरा हो जाता है। अब हम यह समझते हैं कि यह ऊर्जा दिनचर्या के दौरान ऊपर या फिर नीचे क्यों होती है। पतंजलि शास्त्रों के मुताबिक आहार, व्यायाम और नींद, इन तीनों चीजों में बदलाव होने के कारण शरीर की ऊर्जा गति में बदलाव आता है। ये बदलाव 3 प्रकार के होते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि रात को 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है। असल में वह नींद खुलती नहीं है, परंतु नींद पूरी होने का समय होता है। शास्त्रों ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा है, जब व्यक्ति का मस्तिष्क आनंद रस से भर जाता है। विज्ञान के अनुसार आनंद रस आज के पिनियल ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होता है, जो पूरी तरह उस समय सक्रिय होता है। अगर आप उस समय जागृत होकर ध्यान, चिंतन या फिर व्यायाम जैसी कुछ भी गतिविधि करें, तो उसके शीघ्र परिणाम मिलने की संभावना बहुत तीव्र होती है। हमारी सोचने और समझने की क्षमता एक अलग ही स्तर पर होती है। इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। इसी कारण हम अपनी उच्च चेतना का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा समय होता है सूर्यास्त का। कई लोगों को सूर्यास्त के समय स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का अनुभव होता है, जैसे कई लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में होता है। विज्ञान ने इसे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहा है, जिसमें शरीर की नीचे की ऊर्जा मन के साथ मिलती है। यह शरीर की बायोलॉजिकल रिदम के अनुसार के विशिष्ट समय होता है। जैसे नींद से ऊर्जा का संचय होता है, उसी प्रकार जब किसी की ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है और उसके बाद का समय जो होता है वह ऊर्जा संचय का समय होता है। इसी कारण जब यह तीसरे प्रकार का व्यक्ति सुबह अपने साधारण समय पर उठता है, तब वह उस ऊर्जा को अपने शरीर के नीचे की ओर अनुभव कर पाता है और कुछ क्षण बाद
वही ऊर्जा को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करता है। ये काफी साधारण तरीके से ज्यादातर लोग इसे अनुभव करते हैं। योग शास्त्र ने इसे प्राण ऊर्जा कहा है, जो व्यक्ति की दिनचर्या, स्वभाव और कुदरत के वातावरण के हिसाब से प्रभावित होती है और सुषुम्ना नाड़ी में स्थानांतरित करती है, जिसके कारण हर कोई व्यक्ति 24 घंटे में किसी न किसी समय ऊर्जावान और उत्साहित अनुभव करता है। आगे दूसरा समाधान है, खुद की तुलना दूसरों के साथ कभी ना करें। मनोविज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, दुख को पकड़ना या फिर सुख को। पर व्यक्ति दुख को इसलिए पकड़े रखता है कि उसे लगता है कि खुद को सजा देकर भगवान उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव कर देगा। इस जगत पर परमात्मा ने असंख्य इंसान बनाए और हर इंसान को एक अलग शक्ति दी। अगर आप खुद को अंदरूनी रूप से पहचानो तो आप जानोगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर आप परब्रह्म परमेश्वर की रचना पर ध्यान दोगे, उदाहरण के तौर पर एक मामूली सा पेड़ का पत्ता, तो वह एक पत्ता कई खूबियों से भरा हुआ है, जैसे उसका आकार, जो किसी भी अन्य पत्ते से नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति अपनी तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है तो वह धीरे धीरे अपनी खुद की शक्ति खोने लगता है, क्योंकि हम जिस चीज पर ध्यान करते हैं उसी की तरह बनने लगते हैं। अगर हम खुद पर ध्यान देंगे तो अपना व्यक्तित्व मजबूत करेंगे। अगर हम किसी और पर ध्यान देंगे तो हमारा व्यक्तित्व कमजोर होगा। व्यक्तित्व कमजोर होने के साथ साथ हमारे विचारों की धारा भी कमजोर हो जाएगी, जिसे शायद संगत का असर कहा जाता है। संगत का असर शारीरिक रूप से नहीं होता। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उस व्यक्ति की सोच के मुताबिक काम करने लगता है। शायद इसी कारण पुराने लोग पसंदीदा व्यक्तित्व या फिर देवी देवता की मूर्ति अपने आसपास रखते थे कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी हो तो हम उस मूर्ति को देखें और सोचें कि इस परिस्थिति में वह व्यक्तित्व क्या करता। इस सोच के बाद हमें उस प्रकार के समाधान भी मिलते हैं। कृष्ण ने इस चीज को दृष्टा की नजर कहा है, जिसमें व्यक्ति खुद को एक शून्य भाव से देखता है और अपने अंदर जरूरत के मुताबिक किसी भी व्यक्तित्व को जागरूक कर सकता है। न्यूरोसाइंस ने इस चीज को मल्टीपल पर्सनैलिटी इन ऑर्डर कहा है। यह एक मानसिक शक्ति है जिसमें हम अपने अंदर एक ऐसा व्यक्ति जगा सकते हैं जिसका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, ध्यान देने का तरीका और सुनने देखने का तरीका अद्भुत रूप से बदल जाता है। अब यह जो मानसिक क्षमता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी इन ऑर्डर, इसे यौगिक शास्त्रों ने पंचकोशश के नाम से उल्लेख किया है। इसमें हर इंसान के अंदर 5 प्रकार के कोश और उनके स्वभाव होते हैं, जो ध्यान, वासना और संस्कारों से शक्ति हासिल की जाती है, जो वीडियो के अंत में ध्यान विधि में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। अब तीसरा उपाय है स्थायी रूप से अपने विचारों को जड़ मूल से बदलना। आपने सुना होगा कि संगत की असर हमारे विचारों में बदलाव लाती है। इसके पीछे का कारण बस यही है कि व्यक्ति का एक स्पर्धात्मक स्वभाव होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को किसी भी वातावरण में खड़ा भी करे। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी को कुछ लोगों के बीच में रखा जाए जो व्यापार करते हो, तो वह व्यक्ति वो सभी लोगों से कुछ अच्छा एवं रचनात्मक करने की सोचेगा और हमेशा उस उद्देश्य पर मानसिक पुरुषार्थ करता रहेगा। अगर वही व्यक्ति को कुछ ऐसे लोगों के बीच में रखा जाए जहां पर लोग एक्सरसाइज करते हो, तो वहां भी उनके स्वभाव के कारण वह अपने आसपास वाले लोगों से आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को निरंतर बढ़ाता रहेगा। जब यह चीज लोगों से कुछ अच्छा करने का स्वभाव निरंतर और हर रोज दिनचर्या बन जाता है, तब यह चीज एक स्वभाव बन जाती है। इसी कारण कुछ समय के बाद वह व्यक्ति की सोचने की और समझने की क्षमता उसके आसपास के लोगों से बेहतर बन जाती है, जिसे संगत की असर कहते हैं। अगर इससे विपरीत अगर वही व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे जो नशे करते हो, तो वहां पर भी हमारा मन वह सभी लोगों से कुछ ज्यादा और रचनात्मक करने की कोशिश करेगा, और यह स्वभाव और हमारी थॉट पैटर्न हमारा जड़ स्वभाव बन जाती है। अगर संक्षेप में समझे तो विचार की दिशा हमारे स्वभाव के कारण निर्मित होती है। अगर हमारे मन में निर्बल विचारों का निर्माण होता है
तो हमें बहुत शांति से उस विचार को सकारात्मक और बलवान विचार की दिशा की तरफ मोड़ने की जरूरत है, ना कि उसे बंद करना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की। इसे कहते हैं करेक्ट थिंकिंग। स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक जिस व्यक्ति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह व्यक्ति हमारे भीतर बैठा हुआ है, बस उसके साथ हर रोज सकारात्मक बात करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले खुद के नकारात्मक विचार को बहुत ही शांति से और प्यार से स्वीकार कर लो, फिर उसे एक दिशा दो सही सोच की तरफ मोड़ने की। जैसे कोई बच्चे को प्यार से समझाया जाता है और वह कैसे धीरे धीरे उनकी आदत बदलने लगता है, उसी तरह हमारा मन भी बच्चे की माफिक होता है। उसे जितना ट्रेन करेंगे उतना ही वह उस दिशा में आगे बढ़ता रहता है। हाँ, हो सकता है हमारा अहंकार शुरुआत समय में हमारी एक ना सुने, पर जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यास, वैराग्य और एकाग्रता से मन सही दिशा पर आता है। यौगिक विज्ञान ने इसे स्वाध्याय कहा है कि जिसमें हमें मन पर चढ़कर उसको वश करने की नहीं, पर बस उसे एक सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। और जब हमें निर्बल विचार आते हैं तब जागरूक होकर उस विचार को योद्धा की तरह सोचने की दिशा देते हैं, तब धीरे धीरे योद्धा की तरह हमारा स्वभाव बन जाता है। अपने विचारों को बार बार मोड़ देना, उसे एक जागरूक अवस्था भी कहते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस जिसे ल्यूसिड ड्रीम अवस्था कहते हैं। ल्यूसिड ड्रीम स्टेट यानी कि स्वप्न की एक ऐसी अवस्था जिसमें हम जागरूक होकर स्वप्न की स्थिति को समझ सकते हैं और अपने हिसाब से उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे कॉन्शियस दिमाग के निचले स्तर पर सब कॉन्शियस दिमाग होता है, जिसके भीतर हर कोई जड़ मूल जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वर्षों से बनी हमारी थॉट पैटर्न, हमारा डर जिसे एंजाइटी भी कहा जाता है, हमारे इमोशंस की जड़ और हमारा रिस्पॉन्स रेट। अगर कोई व्यक्ति इस दिमाग की उम्दा स्थान पर पहुंच जाता है तब वह खुद को किसी भी तरह अंदरूनी रूप से बदल सकता है। इस परिस्थिति को योग शास्त्रों ने स्वप्न ध्यान अवस्था कहा है कि जिसमें व्यक्ति खुद को अंदरूनी रूप से किसी भी तरह बदल सकता है, फिर चाहे उनकी पुरानी आदत को बदलना हो या फिर कोई मन के रोगों को मिटाना हो। और यह सब शुरुआत होती है एक जागरूकता से। ध्यान में जागरूकता, साधारण अवस्था में भी जागरूकता, नींद में भी जागरूकता, सोचते समय भी जागरूकता। काफी समय अभ्यास करने के बाद यह अवस्था कमाई जाती है और यह अवस्था कमाने के बाद एक योगी खुद को किसी भी प्रकार कंट्रोल कर सकता है और खुद के मन के पार शरीर का पूरी तरह मालिक बन सकता है। अब आगे चौथा यौगिक उपाय है हर रोज खुद को अपनी एक सीमा से आगे ले जाना। हमारे मन के विचार और भावना यानी कि फीलिंग्स, अगर यह दोनों सही तालमेल में चले तो व्यक्ति अद्भुत और अविश्वसनीय कर्म कर सकता है। जैसे कि कोई ऊर्जावान व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में ही ऊर्जा उछल रही हो, पर जब कुदरती द्वार पे हमारे विचार और हमारी भावना नीचे गिरती है तब हम खुद को निर्बल और बेकार समझने लगते हैं। अब पूरा योग शास्त्र इसी उद्देश्य पर जुड़ा हुआ है कि इसी ऊर्जा को बिना कोई नशीले तत्व शरीर में दाखिल करे ऊपर रखना और शरीर को स्वस्थ रखना। शास्त्रों ने इस भावना को मन की माया जाल कहा है कि जब वह हमारे पर प्रबलता से हावी होती है और हमारी इच्छा और मर्जी के विरुद्ध हमसे काम करवाती है। आधुनिक कल्चर इस चीज से लड़ने के लिए कुछ नशीले पदार्थ का उपयोग करती है कि जिनसे वह उन मन की वह उच्चतर अवस्था को प्राप्त रह सके और अपने मन को अपने हिसाब से खुश रख सके। पर जैसे इस रस के पीछे शारीरिक और मानसिक गैरलाभ छुपे होते हैं कि समय जाते ही व्यक्ति के शरीर को बर्बाद कर देती है। योग शास्त्रों ने इस समस्या का समाधान प्राणायाम के माध्यम से ढूंढा है, जिसे नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। जब जब भी आप खुद को निर्बल अनुभव करें और विशेष कर्म करने में संदेह उत्पन्न हो, तब यह प्रयोग करें। नाड़ी शोधना यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करे और अपनी दाईं नाक को बंद करके एक गहरी सांस ले, और जब सांस बाहर निकालने की बारी हो तब अपना ध्यान मस्तिष्क के सहस्र चक्र पे ले जाए और एक मधुमक्खी की तरह आवाज निकाले।
कुछ इस तरह 5 से 10 बार करने के बाद कुछ ही पल में हमें शांति ऊर्जा का ऊपर उठना और डर से मुक्ति मिलती है। विज्ञान के मुताबिक जब हम इस प्रकार की गूंज मस्तिष्क में उठाते हैं तब हमारे दिमाग में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होती है, जो हमारे हृदय की धड़कन और पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, जिसे पीएनएस भी कहा जाता है। यह सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को शांत करता है और एक कालम स्टेट में चला जाता है। कुछ पल के लिए हृदय की धड़कन शांत, खून का प्रवाह धीमा और श्वास को धीमा कर देता है। इसके साथ ही शरीर के पेरिस्टल्सिस मसल्स को सिम्युलेट करता है। इसके कारण वह यौगिक व्यक्ति को कुछ पल के लिए शांति और हिम्मत का अनुभव हो सकता है, जो लोग दवाई और मेडिकल ड्रग्स का यूज करके अनुभव करते हैं। यह एक भावना और विचारों से परे की एक अवस्था है, जो प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को उस समय कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो उनके क्षमता से परे हो। और हर बार यह प्रयोग करने के बाद हमारी कर्म करने की, सोचने की और भावना को काबू करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद हमारे साधारण व्यक्तित्व से आगे निकल जाते हैं। योगशास्त्र और योग इतने शक्तिशाली है कि इस विषय ने इंसान पर हर संभव तरीके से प्रयोग किए हैं। जैसे कि अगर कुछ समय के लिए ऊर्जावान और हिम्मत से भरा अनुभव करना हो तो योग शास्त्रों ने शीर्षासन की खोज की है। अगर विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो कुछ पल का शीर्षासन हमारे मस्तिष्क में खून का स्राव और ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ा देता है। और दिमाग के बीच वाले हिस्से में 2 ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। ये दोनों खून का स्राव बढ़ने के कारण सक्रिय हो जाते हैं और इसी कारण हमें शीर्षासन करने के तुरंत बाद शांत, एकाग्र और स्पष्ट अनुभव होता है। निर्बलता का एक दूसरा यह भी कारण है कि खुद को एक मां की तरह लाड लड़ाना। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन बोल्बी के प्रयोग के अनुसार स्कूल के बच्चों पर कुछ प्रयोग किए गए, जैसे कि पब्लिक के सामने स्पीच देना, स्टेज पर कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति करना और कुछ चैलेंजेस को पार करना, जैसे कि अंधेरे वाले कमरे में से बाहर निकलना या फिर अंधेरे में कुछ ऐसी आवाज का सामना करना जो डरावनी हो। यह सब प्रयोग के बाद 2 प्रकार की श्रेणी के बच्चे सामने आए। एक मजबूत मानसिकता वाले की, जिसने यह सभी चीजों का सामना बड़ी आसानी से या फिर अपना सर्वोच्च प्रयास किया उस चैलेंजेस में से बाहर आने के लिए, और दूसरे निर्बल प्रकार के कि जो चुनौतियों से डर गए और अपने माँ बाप को याद करने लगे। निष्कर्ष यह निकला कि बचपन से जिन लोगों को कुछ ज्यादा ही लाड़ मिला और लड़ना ना सिखाया गया हो, और जब भी इस तरह के लोग उम्र में बड़े होते हैं तब यह स्वभाव ट्रिगर होता है और खुद को साहस भरे काम करने से रोक लेता है। हमारी दिमागी संरचना ही इस तरह बनी हुई है कि खुद की रक्षा हेतु वह खुद को एक कंफर्ट जोन में डाल देता है, और यह कंफर्ट जोन कब निर्बलता में रूपांतर हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। भगवान बुद्ध ने इस चीज पर समाधान देते हुए कहा है कि अगर इस निर्बलता को जड़मूल से निकालना हो तो जब भी निर्बलता से भरे विचारों का उद्गमन हो तब सामने आक्रोश से भरे जवाब देकर उसे चुप करे, जैसे कोई हमारे अंदर अति निर्बल और संदेह से भरा व्यक्तित्व जीवित हो। इसे न्यूरोविज्ञान की भाषा में नेचर टर्निंग मेथड भी कहते हैं कि एक ही चीज हमें याद रखनी होती है कि निर्बल विचार को रिस्पांस ना दे और साहस भरे काम बिना सोचे करे। कुछ समय बाद हमारा दिमाग कुदरती तरीके से अपना स्वभाव बदल लेता है और निर्बलता तथा एंजाइटी आनी ही बंद हो जाती है। अब आखिरी और 5वां प्रयोग है ध्यान। यह जापानीज धर्म में सिखाया जाने वाला ध्यान है जो वहां की समुराई संप्रदाय किया करते थे, जिसे झाजन ध्यान विधि कहा जाता है। यह इस प्रकार का ध्यान है जो हम में 2 प्रकार की व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है। एक है शांत बुद्ध की तरह और दूसरी योद्धा पर्सनैलिटी। रीढ़ की हड्डी सीधी और अपने सांसों पे ध्यान। अगर कोई रेगुलर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है तो वह कुछ 3 से 4 मिनट में ध्यान अवस्था में प्रवेश करेगा। ध्यान अवस्था में प्रवेश करने के बाद हृदय की धड़कन पर ध्यान करना है और सांस बाहर निकलते समय सांस के साथ याम मन में बोलना है। इससे हमारी नर्वस सिस्टम धीमी हो जाएगी और एक शांति का अनुभव होगा। सांस ठंडी और विचार शून्य हो जाएंगे। अब विज्ञान के मुताबिक
एक विविड ड्रीम्स की अवस्था होती है, जिसमें शरीर निंद्रा में पर मन जागृत रहता है, और इस दौरान किसी भी प्रकार के अगर विचार या फिर स्वप्न आते हैं तो वह ना तो सिर्फ दिमाग पर बल्कि पूरे शरीर में किसी भी भाग पर असर करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर उस समय काम वासना के संबंधित कोई विचार उत्पन्न होता है तो उनका उद्गमन नीचे की तरफ हमें महसूस होता है, जैसे कि एक लहर उठी हो नीचे से विचार की और हमने अनुभव किया हो। इसी कारणवश हम निंद्रा से जग जाते हैं और विज्ञान इसे मोटर एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप कहती है, जिसमें विज्ञान स्वीकार करता है कि सोचना सिर्फ दिमाग का नहीं पर पूरे शरीर का काम है। यौगिक विज्ञान ने इसे विचार बिंदु कहा है कि 114 बिंदु, 114 प्रकार के विचार की श्रेणी और 114 प्रकार के अनुभव। अब ध्यान अवस्था में जब हम विचार शून्य होते हैं तब दो विकल्प होते हैं, या तो हम सकारात्मक सोचे या फिर नकारात्मक। पर यह जाजन ध्यान में ध्यान अवस्था में नकारात्मक जो हमारी समस्या है उस पर सोचा जाता है और उस सोच के मूल में जाकर उसे ठीक किया जाता है। जैसे कि हमारी कोई निर्बलता है जिस पर हम सोचने से भी डरते हो, तो वही चीज पर सोचा जाता है और उसके उद्गम बिंदु को खोजा जाता है। बिंदु मिलने के बाद उस पर ध्यान और उस सोच को और उस स्वभाव को जड़ मूल से काटा जा सकता है। हो सकता है यह सभी ध्यान की विधि समझने में मुश्किल हो, पर जब कोई व्यक्ति अनुभव के माध्यम से इसे जानता है तब उसे कुछ नजदीकी से यह सभी बातें समझ में आती हैं और उसके लिए काफी सालों का ध्यान अभ्यास अनिवार्य होता है। दूसरा होता है उस विचार बिंदु को जड़ मूल से बदलना और एक ऐसे व्यक्तित्व को अंदर दाखिल करना जो हमारे मन में हमें हमेशा मोटिवेट करता रहता है। शास्त्रों ने इसे एक संस्कृत शब्द से संबोधित किया है, रोम रोम हर भोले, और विज्ञान इसे मल्टीपल पर्सनालिटी इनऑर्डर कहती है कि जिसमें शरीर और मन को हर किसी तरीके से एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना जैसे कि कोई योद्धा हो। कभी भी निर्बल भरे विचार आए तो सोचे कि इस समय वह योद्धा होता तो क्या करता। किसी भी विकल्प को चुनना पड़े तो सोचे कि इस समय वह योद्धा होता तो क्या करता। इसी प्रकार खुली आंख से और ध्यान में बंद आंख से खुद को एक योद्धा की माफिक रूपांतरित किया जाता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, ध्यान से नर्म दिल बनो पर निर्बल नहीं। खुद पर विश्वास रखो और खुद को स्वीकार करो, क्योंकि यह ब्रह्मांड ऐसा ही है जैसा उसे होना चाहिए, अपनी जगह पे संपूर्ण। कृपया उसे स्वीकार करे, ना कि उसे बदलने की चेष्टा। उठे और जिंदगी जीना शुरू करे, क्योंकि जब कोई जिंदगी से हार कर रोता है तब रोने के बाद भी कुदरती द्वार पे उसमें हिम्मत भर जाती है। तो हो सकता है कि शायद यह जिंदगी लड़ने के लिए ही बनी हो।